वेलकम बैक। अच्छा, जो बाहर मुल्क हैं, जो खलीज फ़ारस से बाहर के, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है, लड़ाई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है उनके लिए कि आबना हरमुज़ जो है वो खुली रहेगी या नहीं खुली रहेगी, क्योंकि 20 से 25% जो तेल है दुनिया का वो इसी जगह से गुज़रता है। 10 किलोमीटर की इनफैक्ट ये पट्टी है, वैसे तो ये 40 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन 10 किलोमीटर की पट्टी है, एक ट्रैक है जिस पे से सुपर टैंकर्स गुज़र सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आगे पीछे टैंकर जो हैं वो डुबो दिए हैं या खड़े कर दिए हैं आड़े तिरछे। सिर्फ ये है कि चूँकि ख़तरा बहुत है, किसी भी वक्त कोई ड्रोन गिर सकता है, कोई स्पीड बोट आके टकरा सकती है। 3-4 जो सुपर टैंकर्स हैं उन पे अटैक की भी कोशिश हुई है, हुआ भी है अटैक। तो इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर है। और इराक़ जैसा जो मुल्क है उसने बिलाखिर तय किया कि जब तेल जाना ही नहीं है बाहर, तो फिर जो पैदावार है इतनी करने की क्या ज़रूरत है, तो उसने 3 लाख बैरल जो अपनी यौमिया पैदावार है उसमें कमी का ऐलान कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि बाकी जो ममालिक हैं, कुवैत है, जैसे क़तर है, UAE वगैरह हैं, वो भी ज़ाहिर है ये करेंगे, वरना तेल निकालते रहें तो रखेंगे कहाँ अगर वो आबना हरमुज़ से नहीं गुज़र रहा। ये जो तेल है बुनियादी तौर पे इसके 3 बड़े ग्राहक हैं, जापान, चाइना और इंडिया। जापान के पास 254 दिन के लिए तेल के ज़खायर हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर जिन्हें हम कहते हैं। तेल का एक क़तरा भी ना आए तो 254 दिन जापान निकाल सकता है। चीन के पास 104 दिन के ज़खायर हैं, भारत के पास 40 से 45 दिन के इनकी गुंजाइश है, और हमारे यहाँ ओगरा कहता है कि 28 दिन की मुल्की ज़रूरियात का पेट्रोल और डीज़ल मौजूद है, जबकि 2 पेट्रोलियम कार्गोज़ जो हैं वो हरमुज़ की नाकाबंदी के सबब कहीं अटके हुए हैं। फ़रहान महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर के ख़ासे तजर्बेकार दिग्गज हैं। फ़रहान महमूद साहब, ये जो मैंने मिसालें दी जापान की, चाइना की, इंडिया की, ये तो शायद कुछ निकाल लें 2-4 महीने। हमारे जो रिज़र्व है वो 28 दिन की गुंजाइश है, तो हम क्या करें? हमारे हाथ पांव फूलने चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और आपकी बिल्कुल ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, जबकि पाकिस्तान का जो 80% हम ऑयल एनर्जी जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और उस 80 में से तकरीबन 70% जो है वो इसमें तो ऑलमोस्ट इसी मिडिल ईस्टर्न रीजन से आता है। तो एक तो ये है। दूसरी आपने कहा कि बिल्कुल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अगर हम देखें तो इस महीने के लिए तो ऑयल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 25 से 26 दिन की इनको इन्वेंट्री रखते हैं। लेकिन जहां तक रिफाइनरीज की बात होती है वो उनकी स्टोरेज थोड़ी कम होती है, वो लगभग कुछ 7-8 दिन के लिए होती है। तो क्योंकि वो अगर आज बनाएंगे तो फिर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा उनका। तो ये तो सिचुएशन है बिल्कुल है कि मार्च के महीने तक तो हम मेरे ख्याल में ठीक है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये प्रोलॉन्ग करता है तो अप्रैल में प्रॉब्लम पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई के हवाले से हो सकती है और काफी हद तक हो सकती है। अच्छा, अब ऑयल सप्लाई की प्रॉब्लम का जाहिर है कि ये नहीं मतलब सिर्फ कि पेट्रोल की कमी होगी, हमारी पावर जनरेशन भी तो बुरी तरह से अफेक्ट हो सकती है ना। तो अगर अल्लाह ऐसा ना करे कि ये जंग उस वक्त तक चले, लेकिन जाहिर है कि एक पॉसिबिलिटी तो है, What should the people of Pakistan be prepared for अगर ये जंग अप्रैल तक भी चलती रहे? जी देखिए, इसके दो पहलू हैं। हमारी इंपोर्ट में अगर हम गैस देखें तो हम 20% इंपोर्ट करते हैं गैस, जिसको हम LNG कहते हैं। ये भी कतर से आती है, और ये जो 20% गैस है ये 2 सेक्टर्स को दी जाती है, एक फर्टिलाइजर को दी जाती है और एक पावर सेक्टर को दी जाती है। फर्टिलाइजर सेक्टर तो फिर भी चल पड़ेगा क्योंकि उसके पास यूरिया इन्वेंट्री इस हद तक की है कि 2 महीने गुजार लेंगे। लेकिन पावर सेक्टर में इमीडिएट होगा मसला, लेकिन कोल उसको बैलेंस आउट कर लेगा, क्योंकि अभी कोल के प्लांट इतने नहीं चल रहे, क्योंकि LNG से हमारे मुद्दे हुए हैं तो हमें LNG लेनी पड़ती है, तो कोल उसको सब्सिडाइज कर देगा। तो पावर सेक्टर या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के हवाले से गैस के मामला तो ठीक है, वो उनमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमारा ऑयल सेक्टर है
वो बहुत बड़ा मसला है। हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 80% ऑयल पे है, और हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है जो कि 50-55% के करीब जीडीपी का है, और वो मेन रिलाय करता है हमारी ऑयल के ऊपर। वहाँ एक हो सकती है कि जीडीपी के नंबर्स, सर्विसेज पे, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे स्लो डाउन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है उसको सप्लाई करना पड़ता है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो प्राइस के बाद की, अभी जो मैं काफी लोगों से बात भी कर रहा था कि तो प्रॉब्लम सिर्फ ये कि क्रूड तो आपको अभी अरब लाइट कोई 74-75 तक दिख रहा है, जो कि 15% के करीब तो इन टोटलिटी है। लेकिन अगर पिछले दिनों में देखें तो 6-7 से वॉच हुए, 6-7% बढ़ा है। लेकिन जो प्रोडक्ट मार्केट है वो बहुत ज्यादा खराब हुई है, और उसमें तो लग रहा है कि बहुत स्प्रेड बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के, और शॉर्टेज भी है। वो फिर पाकिस्तान को काफी हिट कर सकती है कि अगले आने जो दिन है, जिसमें हम अगले फोर्टनाइट में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जंप आ सकता है, और हमारे मुताबिक तो ये 25 से 30 रुपए पर लीटर का एक इजाफा आ सकता है। 25 से 30 रुपए फी लीटर का इजाफा। और इसमें मैं ये भी इसमें शामिल करूं कि आज मैं पढ़ा था कि पाकिस्तान हुकूमत ने वैसे कह दिया है कि भाई अगर कोई ऐसी शॉक आती है और कोई ऐसी इंक्रीज होती है तो आप ये ना समझें कि कोई सब्सिडी होगी, ये डायरेक्ट आपकी जेब से ही निकलेगा। विच आई थिंक अब जाहिर है कि हम भी हिट होंगे, आप भी हिट होंगे, पूरी आवाम हिट होगी। लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात करें सर जी, तो क्या हुकूमत को आपकी नज़र में रिस्पॉन्सिबल काम होगा सब्सिडी देना, या बस ये आवाम से ही निकलना चाहिए? जी देखिए, ये तो अब देखते हैं कि प्रोलॉन्ग कितना करता है। अगर तो ये पास ऑन करते हैं, क्योंकि आईएमएफ भी यही कहता है कि जी आप अपनी जेब से ना दें और इसको पास ऑन करें, वो तो हमें लगता है कि पास ऑन होगा। अगर हम वैसे देखें तो पेट्रोलियम लेवी ऑलरेडी हुकूमत हमसे लेती है 75 रुपए फी लीटर, और से लेकर 85 रुपए फी लीटर तक डीजल और पेट्रोल पे। तो ये है कि उसको कम करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि हुकूमत के रेवेन्यू ऑलरेडी मीट नहीं हो रहे हैं। हम पीछे हैं इसमें, तो हमें नहीं लगता कि अपना पेट्रोलियम लेवी जो है ये हुकूमत कम करेगी, ये पास ऑन ही होगा। और अगर वापस आ जाती है प्राइसेस, तो फिर हो सकता है कि फिर वो आगे जाते दिनों में कुछ रिवर्ट हो। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये मुझे लगता है कड़वा घूट पीना पड़ेगा। अभी इट इज अप इन द एयर। आखिरी सवाल सर, के कल रात से ना मुझे कोई 50,000 व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं कि यार जल्दी जल्दी पेट्रोल पंप पहुंचे, अपनी गाड़ी की टैंकी भरवा दे, कल का कुछ नहीं पता। इतनी पैनिक करने की तो इस वक्त कोई जरूरत नहीं है ना जी। देखिए, ये अगर मामला 2 हफ्ते तक के अंदर अंदर हो जाते हैं तो सुलझ जाते हैं, और हमारा ये जो रूट है ये पूरा बहाल हो जाता है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी पैनिक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक्स तो अवेलेबल है। लेकिन अगर ये महीना गुजर जाता है तो वो एक बहुत पैनिक होगा। लेकिन हुकूमत को अभी से ही ऑल्टरनेट प्लान करने पड़ेंगे, जिसमें ऑल्टरनेट में आपका आ जाता है कि इधर वो रेड सी से करें, लेकिन वो अगेन एक बहुत मुश्किल रास्ता है, जहाँ पे सोमाली और यमन लगते हैं, वहाँ अलग मसले हैं। या तो मैका की तरफ जाए, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में कुछ रिफाइनरीज ने एक्सपेरिमेंट किया है कि यूएस से क्रूड लेने का, और वो बहुत अच्छा साबित हुआ है। तो या तो यूएस की तरफ जाके क्रूड लिया जाए, जो कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट अवेलेबिलिटी हो सकती है, या फिर अफ्रीकन ममालिक में जिसमें नाइजीरिया है। तो पाकिस्तान की अगर ग्लोबली इसे देखें तो शेयर बहुत कम है, हार्डली हमें रोजाना का कोई तकरीबन अगर हम देखें तो 0.3 मिलियन बैरल पर डे चाहिए होता है, जो कि अगर हम देखें इस रूट की वजह से अफेक्टिव हो तो वो 0.2 मिलियन बैरल पर डे, जो कि बहुत छोटा शेयर है। मिल सकता है, लेकिन हुकूमत को अभी फौरन बैठना पड़ेगा, फौरन फैसला करना चाहिए। 100% दुरुस्त बात है। इसमें अगर आप लेट करेंगे तो वो जो नाइजीरिया वाला क्रूड भी है ना, वो भी फिर आपको शायद डबल प्राइस पर बेच रहे हो। हाँ, क्योंकि सिर्फ आप या बैठ के नहीं सोच रही है बात, इंडोनेशिया से भी जो भी है। लेकिन पॉइंट इज के डोंट वेस्ट, कर लें। अच्छा, ये तो एक इकोनॉमिक पहलू हुआ कि ईरान की में जो जंग हो रही है, पर जो जंग हो रही है उसका पाकिस्तान पर क्या फॉल आउट होगा। एक और फॉल आउट हो रहा है और वो है पाक ईरान सरहद। इस वक्फे के बाद उस पर बात करते हैं।